नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एडुजब टीच प्लेटफॉर्म पर। अब तक हमने देखा राष्ट्रपति के अंदर हमने संघीय सरकार के बारे में देखा कि संघीय सरकार में कौन कौन से अंग होते हैं और उनका उल्लेख संविधान के अंदर कहाँ कहाँ पर वर्णित है। उसके बाद हमने राष्ट्रपति का टॉपिक शुरू किया था। राष्ट्रपति के टॉपिक में हमने देखा राष्ट्रपति की पद की स्थिति क्या होती है, राष्ट्रपति पद का उल्लेख कहाँ है। उसके बाद हमने देखा राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कौन करते हैं, ये सारी प्रक्रिया हमने देखी थी। आज की क्लास में उससे आगे हम चर्चा करते हैं। हमने कल देखा था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण करता है जिसमें संसद और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं जिनका अलग अलग मत मूल्य होता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि अनुपातिक, अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। उसके बाद हमने देखा कि राष्ट्रपति का जो मत प्रणाली होती है उसमें एक निश्चित कोटा निकालना होता है। वो सारी की सारी प्रोसेस हमने कल की क्लास में देखी। आज हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के बाद मतगणना कैसे होती है, उनके वोटों की गिनती कैसे होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारे मतगणना। अगला टॉपिक क्या रहेगा? तो अगले टॉपिक को हम देखते हैं मतगणना के रूप में। अगला टॉपिक है हमारा मतगणना। हमें क्या देखना है? काउंटिंग। काउंटिंग में क्या होता है कि इसके अंदर हम देखेंगे मतगणना। ठीक है दोस्तों, मतगणना में हम कि राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है इस मतगणना के लिए। वह विशेष प्रक्रिया कौन सी होती है, उस विशेष प्रक्रिया में क्या क्या काम किए जाते हैं, वो सारी बातें हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति के मतदान के समय जो गिनती की जाती है, राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी वोट डाले जाते हैं उनमें से वैध मत होते हैं ना, वेद मत, वेद का मतलब होता है जो वैलिड मत होते हैं, उन मतों का बहुमत प्राप्त करना होता है, एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है राष्ट्रपति को। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली में ऐसा नहीं होता है कि आप बहुमत प्राप्त कर लो, नहीं जरूरी है। जितने उम्मीदवार होते हैं उसके आधार पर एक निश्चित कोटा आपको निकालना होता है। यह प्रणाली अपने भारत के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मतगणना में क्या करना होता है, यह एक विशेष प्रक्रिया है। उसके बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के बाद डाले गए वैध मतों का एक न्यूनतम कोटा निकाला जाता है। तो पहली बात हमें देखनी है इसमें, राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद, राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद कुल वैध मतों का न्यूनतम कोटा निकाला जाता है। ठीक है, न्यूनतम कोटा क्या होता है? न्यूनतम कोटा निकाला जाता है। अब देखिए, राष्ट्रपति में अगर एक ही पद चुनना है तो हमारे भारत में क्या है, राष्ट्रपति के लिए केवल एक ही व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया जाता है। अब न्यूनतम कोटा क्या होता है कि कभी कभार एक से अधिक उम्मीदवारों को चुनना होता है किसी भी जगह के लिए, तो उसमें प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव एक बार ही होंगे, एक साथ ही होंगे उनके। अब उन उम्मीदवारों में से 2-3 चुनने हैं तो उन सभी को क्या करना होगा, अपना न्यूनतम कोटा प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लिया तो वह विजयी हो जाएगा। उसके बाद आता है कि भारत के अंदर न्यूनतम कोटा कैसे निकाला जाता है राष्ट्रपति पद के लिए। तो राष्ट्रपति पद का न्यूनतम कोटा निकालने के लिए एक सूत्र, एक फॉर्मूला यूज किया जाता है जिसमें है डाले गए वैध मतों की संख्या भाग देना है निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या +1 और बाहर भी +1 करना है। इस प्रकार से हम एक निर्धारित कोटा निकालते हैं। तो मत का कोटा कैसे निकालते हैं? मत के कोटे, अब हम चर्चा करते हैं मत का कोटा।
राष्ट्रपति के मत का कोटा आप कैसे निकालोगे? तो इसमें आप देखना है, डाले गए वेद मतों की संख्या, कुल कितने वैलिड वोट डाले गए हैं उसको भाग देना है आपको निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या, कितने निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या। तो अगला इसके नीचे भाग देना है आपको, कितने सदस्य आपको निर्वाचित करने हैं। तो निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या, और इसके साथ आपको एक जोड़ देना है। ठीक है, इसके साथ आपको क्या करना है, एक जोड़ देना है, और उसके बाद बार भी आपको एक जोड़ देना है। अब ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले में कितने भी मत हो सकते हैं, उसको आपको निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या, राष्ट्रपति चुनाव में केवल एक ही उम्मीदवार का क्या होता है, निर्वाचन होता है, चुना जाता है। तो एक हो गया, और एक को एक के जोड़ेंगे, दो हो जाएंगे। आप किसी भी संख्या को 2 से भाग देते हो तो वह उसका आधा हो जाती है, और उस आधे से आपको क्या करना है, एक को जोड़ देना है। यानी भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अगर आपको उम्मीदवार को जीतना है तो उसको 50% वोटों से अधिक मत प्राप्त करने होंगे। तो इसमें यह बात लागू होती है। इसमें बात कौन सी होती है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार को सफल होने के लिए कुल वेद मतों का 50% से अधिक प्राप्त करना होता है। यानी यहां पर भारत में अगर राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति को बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर किसी उम्मीदवार को बहुमत का मतलब नहीं यानी कि अन्य से अधिक होना चाहिए, 50% से अधिक वोट, जैसे 100 वोट पड़ गए, वेद मतों की संख्या 100 है और उम्मीदवार 4 है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिसको ज्यादा वोट है वो जीतेगा, वो नहीं जीतेगा, वही उम्मीदवार जीतेगा जिसको 50 वोटों का यानी 51 वोट मिलेंगे, वही उम्मीदवार जीतेगा। बहुमत प्रणाली नहीं है, यानी यहाँ पर बहुल मत है, बहुमत नहीं बल्कि बहुल मत प्रणाली भारत में अपनाई जाती है। बहुल मत का मतलब होता है या इसमें होता है कि उम्मीदवार को 50% से अधिक मत प्राप्त करने होते हैं। तो अब ये पूरी प्रोसेस मतगणना शुरू हुई, इसके हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब इसमें क्या होता है, उम्मीदवारों का एक निश्चित कोटा तय किया जाता है। अगर कोई उम्मीदवार जो इस फॉर्मूले से निश्चित कोटा निकला है, निश्चित कोटा प्राप्त कर लेता है, तो वह उम्मीदवार विजय हो जाता है। अब अगला आता है, जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो जो सदस्य वोट देते हैं वो किस आधार पर देते हैं। तो देखो, राष्ट्रपति के चुनाव ईवीएम मशीन से ना होकर एक मतपत्र के माध्यम से होते हैं, जिसमें जितने भी उम्मीदवार चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं उनका एक पूरा मतपत्र होता है, और प्रति एक उम्मीदवार को उनकी वरीयता के आधार पर, जैसे मुझे कोई राष्ट्रपति सबसे ज्यादा पसंद है तो मैं उसके आगे 1 लिख दूंगा। कोई बहुत 4 उम्मीदवार है और चौथा उम्मीदवार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तो मुझे उसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। फिर 2, 3 ऐसे हर उम्मीदवार के आगे उसकी वरीयता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2 उम्मीदवारों की सेम वरीयता हम नहीं डाल सकते, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए हमें अलग अलग वरीयता, एक से लगाकर जितने भी उम्मीदवार है उतनी वरीयता डालनी होती है। तो वरीयता के आधार पर हम क्या करते हैं, उनको मत डालते हैं, प्रत्याशियों को मत प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो अगली बात हम देखते हैं। अगली बात क्या आएगी, इसमें देख लेते हैं।
प्रत्येक प्रत्याशी जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होता है, प्रत्येक प्रत्याशी को वरीयता क्रम के आधार पर, वरीयता क्रम के आधार पर मत प्रदान किया जाता है। जैसे आप देखोगे, आपको उम्मीदवारों के आगे क्या लिखना है, एक लिख दिया, किसी के आगे दो लिख दिया, किसी के आगे तीन लिख दिया। ऐसे जितने उम्मीदवार है आपको सभी के आगे, ऐसा नहीं कि नंबर एक पे उम्मीदवार उसके आगे एक ही लिखना, उसके आगे आप 4 भी लिख सकते हो, नीचे वाले के आगे 1 भी लिख सकते हो। उम्मीदवारों के आपको लिस्ट में नाम कहीं भी हो, ये दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, जो वोट डाले जाएंगे वो आपकी पसंद के आधार पर होंगे। बीच वाला है वो हमें ज़्यादा पसंद था, बीच वाले के आगे 1 लिख सकते हैं। ऊपर वाला बिल्कुल पसंद नहीं है तो उसके आगे लास्ट वाला क्रम डाल सकते हैं। इस प्रकार से वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। फिर अगला आता है, अब वरीयता के आधार पर क्यों होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार जो जीतेगा उस एक उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट प्राप्त करने होते हैं। और जब 2 से अधिक उम्मीदवार चुनाव के मैदान में होते हैं तो ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि किसी उम्मीदवार को 50% से अधिक मत न मिलने की भी संभावना हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रपति के चुनाव वापस करवाने चाहिए? नहीं। निर्वाचन आयोग ने एक नई जो विधि अपनाई है। इस विधि में क्या होता है कि वापस काउंटिंग होती है। जब तक किसी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिल जाता, जब तक उसको 50% से अधिक मत नहीं मिल जाते, तब तक उसकी रिकाउंटिंग होती रहती है। वो रिकाउंटिंग कैसे होती है? तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में पहली वरीयता किस किस उम्मीदवार को मिली है उसकी गणना की जाती है। अगर पहली गणना के आधार पर किसी एक उम्मीदवार को 50% से अधिक मत मिल जाते हैं तो उस उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। लेकिन अगर किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक मत पहली वरीयता के आधार पर नहीं मिलते तो क्या होगा? तो दोस्तों, तो विद्यार्थियों, यह होता है कि पहली वरीयता के आधार पर अगर किसी उम्मीदवार को 50% से अधिक मत नहीं मिलते तो दूसरी वरीयता की गणना होती है। दूसरी वरीयता का मतलब जिसके आगे अब 2-2 लिखा है, लेकिन उससे पहले उस एक उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है जिसको सबसे कम वोट प्राप्त है। ठीक है, जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट प्राप्त होता है वह दूसरी वरीयता के आधार पर बाहर निकल जाता है और उसके वोट बाकी सारे उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। फिर गणना होती है दूसरी वरीयता की। दूसरी वरीयता में अगर किसी को 50% से अधिक मत मिल जाते हैं तो वह उम्मीदवार विजयी घोषित हो जाता है। लेकिन अगर दूसरी वरीयता के आधार पर नहीं होता तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को 50% से अधिक मत नहीं मिल जाए। अब बात आती है कि क्या भारत में ऐसा कभी हुआ है? तो हाँ, भारत में एक बार हुआ था। अपने चुनाव हुए थे 1969 में, जब नीलम संजीव रेड्डी और अपने राष्ट्रपति का नाम था वीवी गिरी, उन दोनों के सामने चुनाव हुआ। लेकिन किसी भी उम्मीदवार को पहली वरीयता के आधार पर 50% से अधिक मत नहीं मिले। तो दूसरी वरीयता की गणना हुई और दूसरी वरीयता की गणना में 1969 में हमारे भारत के राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी का चयन हुआ था। तो भारत में कब हुआ? तो भारत में ऐसा केवल एक बार हुआ है। भारत में केवल एक बार दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति का चयन 1969 में हुआ। और कौन सा राष्ट्रपति चुना गया? तो आपको ध्यान रखना है, वीवी गिरी, वराहा वेंकटेश्वर गिरी, ये भारत के राष्ट्रपति बने थे 1969 में। कौन सी वरीयता के आधार पर? दूसरी वरीयता के आधार पर हमारे भारत में ऐसा हुआ था। अब हम आगे देखते हैं, चुनावों के बाद हम क्या देखते हैं
राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक। अब जब कोई राष्ट्रपति अपना नाम, कोई व्यक्ति, कोई प्रत्याशी राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन आयोग के समक्ष नामांकन प्रस्तुत करता है तो राष्ट्रपति को अपने निर्वाचक मंडल में से जो सदस्य राष्ट्रपति को वोट देने वाले हैं उनमें से उसको 50 व्यक्ति तो उसके अनुमोदक होंगे, 50 मतदाता उसके अनुमोदक होंगे और 50 मतदाता उसके समर्थक। हम अनुमोदन करते हैं कि इस व्यक्ति को आपको क्या करना है, निर्वाचन के लिए शामिल करना है, और उसका समर्थन करने वाले 50 तो अनुमोदन करेंगे और 50 लोग उसका समर्थन करेंगे। इस प्रकार से राष्ट्रपति के लिए समर्थक और अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है, 50 अनुमोदक होंगे और 50 क्या होंगे, 50 इसके क्या होंगे, समर्थक होंगे। लेकिन 1997 से पहले 10-10 थे। पहले क्या थे, तो प्रारंभ में इसकी संख्या 10-10 थी, जिसको बढ़ाकर 1997 के बाद से 1997 के बाद 50 अनुमोदक और 50 समर्थक की बात आ गई है। तो अब देखते हैं सीधे ही हम लिख लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन करते समय प्रत्येक उम्मीदवार के पास प्रत्येक उम्मीदवार के पास 50 अनुमोदक एवं 50 समर्थक मतदाताओं में से होने आवश्यक। ये बात आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के लिए कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक या समर्थक आवश्यक हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है 50-50 की संख्या है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। 50 ही होने चाहिए आपके अनुमोदक, ठीक है, 50 क्या होने चाहिए, 50 ही अनुमोदक होंगे और 50 ही आपके समर्थक होंगे, ठीक है, 50 अनुमोदक और 50 ही इसमें समर्थक होंगे। इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में पहले थे 10-10, आपको इतना ध्यान रखना। वर्तमान में क्या है, हमें केवल वह ध्यान रखना है। ये तो हो गया आपके राष्ट्रपति के अनुमोदक और प्रस्तावक। अब बात करते हैं जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ते समय जब वो नामांकन करने जाता है 50 अनुमोदक और 50 समर्थक तो चाहिए, साथ ही साथ उसे एक सिक्योरिटी राशि या जमानत राशि जमा करवानी होती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि कितनी जमा करवानी होती है, जिस उम्मीदवार को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है उसे कितने पैसे जमा करवाने होते हैं सरकार के पास या भारतीय रिजर्व बैंक के पास। तो पहले तो इसकी संख्या थी 1997 से पहले इसकी राशि थी 2500 रुपये, लेकिन अब वर्तमान में 15,000 रुपये। अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करने जा रहा है तो 50 समर्थक और 50 अनुमोदकों के साथ साथ उसको 15,000 रुपये की जमानत राशि नकद केस के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में जमा करवानी होती है, और उसकी पर्ची, जो उसकी पर्ची होती है ना, वह पर्ची नामांकन के साथ दिखानी होती है। तो जमानत राशि 15,000 रुपये, 15,000 रुपये नकद आरबीआई या सरकारी खजाने में जमा करवानी आवश्यक। ठीक है, कितनी राशि जमा करवानी होती है चुनाव के लिए, तो 15,000 रुपये आपको जमा करवानी आवश्यक है चुनाव के नामांकन के समय। उसके बाद आता है कि
ये जमानत राशि कब जब्त होती है? कौन सी ऐसी स्थिति होती है? जमानत राशि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवार 1/6 मत प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। लेकिन अगर कोई उम्मीदवार डाले गए वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता तो उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि जमानत राशि वापस प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम कितने वोट, तो 1/6 मत वैध मतों के प्राप्त करने आवश्यक है, अन्यथा आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी रिजर्व बैंक या फिर सरकारी खजाने के द्वारा। तो यहां पर यह भी बात ध्यान रखनी है, यदि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। ठीक है, तो कितने मत न मिलने पर जमानत राशि जब्त हो जाएगी? तो 1/6 मत न मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जो जमानत राशि होती है वह क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। ये इसको आप हाईलाइट रखें, ये आपकी राशि है, आपको इस राशि का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, 1/6 मत प्राप्त होने ही चाहिए आपको। ठीक है, और अब कितनी राशि है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 15,000 रुपये नकद जमा करवाने होते हैं RBI या फिर इसको, ठीक है, सरकारी खजाने में। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक उम्मीदवार निर्वाचन आयोग के समक्ष कुल कितने नामांकन पत्र प्रस्तुत करता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, एक नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में नामांकन पत्र में थोड़ी सी सिली सी मिस्टेक होने के कारण वह निरस्त हो जाता है। तो भारत के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार कम से अधिकतम 4 नामांकन पत्र जमा करवा सकता है। ठीक है, तो एक बात ये भी ध्यान रखनी है, एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र जमा करवा सकता है। ठीक है, तो एक उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्रों की संख्या कितनी है? 4 है। तो अब तक हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने देखा कि राष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार अपना नामांकन प्रस्तुत कर रहा है उसके पास 50 अनुमोदक होने चाहिए, 50 समर्थक होने चाहिए, 15,000 रुपये की उसको नकद जमानत राशि RBI या सरकारी खजाने में जमा करनी पड़ेगी। अगर वह उम्मीदवार डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी और एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है निर्वाचन आयोग के सामने। अब अगला हम देखते हैं, हमने चुनाव करवा दी, चुनाव करवाने के बाद अब हम करेंगे राष्ट्रपति की पदावधि। पदावधि का मतलब राष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। तो राष्ट्रपति की पदावधि, पदावधि या इसे हम कह सकते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब कार्यकाल में क्या होता है, राष्ट्रपति कितने साल तक अपने पद पर आसीन रहता है या क्या होता है वो सारा हम देखते हैं। जब राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है तो पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति का होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके सामने ऑप्शन आए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या फिर
पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष, जिस दिन वह शपथ लेता है उस दिन से लगाकर 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। ऐसा नहीं चुनाव आज हो गया, जीत गया और आज से ही वह राष्ट्रपति, नहीं, उस दिन से जिस दिन वह पद को धारण करता है। पद धारण राष्ट्रपति कब करता है? जिस दिन राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होता है। शपथ ग्रहण करने के साथ राष्ट्रपति पद को धारण करता है और उस दिन से लगाकर 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। और इस कार्यकाल का उल्लेख कहां पर मिलता है आपको दोस्तों? तो उल्लेख मिलेगा अनुच्छेद 56 के अंदर। ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति पद के कार्यकाल या पदावधि का उल्लेख मिलता है। तो हम इसमें देखते हैं कार्यकाल कितना, तो पद ग्रहण करने की तारीख से पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक। ये पहली बात। कार्यकाल में पहली बात ये आएगी कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। उसके बाद दूसरी बात क्या आती है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर से लेख सहित अपना त्याग पत्र दे सकता है। पदावधि में पद के साथ उसको पद के छोड़ने का कारण भी लिखा गया है। तो दूसरी बात है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र संबोधित करता है। तो अगली बात आती है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। किसको देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अपने हस्ताक्षर सहित लेख किसको संबोधित करता है त्यागपत्र का? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। उसके बाद अगली बात क्या आती है? जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान के प्रावधानों का गलत उपयोग करता है, तो अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को संसद हटा सकती है। तो ये बात भी आपके अनुच्छेद 56 में वर्णित है। तो अगली बात कौन सी? अगली बात है संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में वर्णित रीति द्वारा अनुच्छेद 61 में वर्णित रीति द्वारा राष्ट्रपति को संसद महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा सकती है। अगली बात आता है, अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, केवल एक ही आधार है कि राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है, तो वह है संविधान का अतिक्रमण करना। जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, तो अनुच्छेद 61 में वर्णित रीति है महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में, उस रीति के द्वारा कौन इसको हटा सकती है? तो आप ध्यान रखें, इस रीति के द्वारा संसद इस पर महाभियोग, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, कहीं पर भी यह प्रक्रिया शुरू की जा सकती है और यह राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसको उसके पद से हटा सकती है। अगली बात क्या आती है? अगली बात आती है राष्ट्रपति कब तक अपने पद पर बना रहता है? तो राष्ट्रपति तब तक अपना पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। 5 वर्ष से ज्यादा भी हो जाए तो भी राष्ट्रपति तब तक नहीं हटेगा अपने पद से
जब तक उसका नया उत्तराधिकारी उस पद पर नहीं आता। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी न आ जाए। ये बात भी ध्यान रखनी है, जब तक राष्ट्रपति बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। एक बात और विशेष, जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को उसकी सूचना यथाशीघ्र लोकसभा के अध्यक्ष को देनी होती है। तो ये एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद त्याग की सूचना यथाशीघ्र रूप से लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अब देखिए, अगर राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया है उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य होता है कि वह उसकी सूचना शीघ्र अतिशीघ्र किसको प्रदान करे, तो लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देनी होती है। किसको देनी होती है? लोकसभा अध्यक्ष को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के पद त्याग की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और राष्ट्रपति कब तक अपने पद पर बना रहता है? जब तक उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग लगाता कौन है? तो संसद लगाती है। उसके बाद कारण क्या है उसका? संविधान का अतिक्रमण करने पर। तो ये सारी बातें हमने देखी राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान। उसके बाद अगली आती है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बाद पुनर्निर्वाचन। क्या कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद पुनः राष्ट्रपति बन सकता है? तो इसके लिए हम देखते हैं पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अगला हमारा हेडिंग रहेगा पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। तो भारत के अंदर एक बार अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो वह बार बार कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के ऊपर आसीन हो सकता है। अगर वो जीतता है तो बार बार राष्ट्रपति पद पर आसीन हो सकता है। यानी एक बार राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करने के बाद कोई भी व्यक्ति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है। तो इसकी बात आपको केवल इतनी बात ही ध्यान रखनी है। कौन सी बात है? राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति पुनर्निर्वाचन का पात्र होता है। और आपको पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार निर्वाचित हुए थे। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार निर्वाचित।
यानी ऐसा नहीं है कि एक बार आप राष्ट्रपति बन गए तो उसके बाद आप चुनाव नहीं लड़ सकते। एक व्यक्ति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है और जीतता जाता है, तो बार बार वो राष्ट्रपति बनता जाता है। लेकिन अब तक भारत में एक ही व्यक्ति है जो 2 बार राष्ट्रपति बना है, वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। अब आपने राष्ट्रपति पद का आपको चुनाव लड़ना है, आपको राष्ट्रपति पद पर आसीन होना है, तो इसके लिए आपको कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, वह योग्यताएं देखते हैं। तो अगला आता है पद के लिए योग्यताएं। योग्यताओं में अब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, उन योग्यताओं के बारे में बात करते हैं। तो पहली योग्यता होती है, वह क्या होना चाहिए? पहली योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता, भारत का नागरिक हो का मतलब है जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। बाद में अगर किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता ग्रहण की है तो वह व्यक्ति भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति पद पर आसीन हो सकता है। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या प्रावधान है? अमेरिका के अंदर वहां का अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होता है, उसको जन्म से अमेरिका का होना आवश्यक है। लेकिन हमारे भारत में व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं। अगर आपने बाद में भारत की नागरिकता ग्रहण करी है तो भी आप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकते हो। दूसरी आती है, उसकी आयु क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। कम से कम आयु क्या है? 35 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए। 35 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बना है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार या दावेदारी नहीं कर सकता। उसके बाद तीसरी योग्यता है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्य हो। ठीक है, अगली कौन सी आती है? अगली है लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। ठीक है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी करता है तो उसको लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना पड़ेगा। अगर आप लोकसभा सदस्य बनने के योग्य नहीं हैं तो आप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी नहीं कर सकते। आपके सामने 3 योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक, जन्म से नहीं बल्कि बाद में भी आप भारत के नागरिक बने हो तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी कर सकते हो। आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने की आप में योग्यता होनी चाहिए। ये 3 योग्यताएं अपने भारत के राष्ट्रपति, अगर आप में 3 योग्यताएं तो आप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी कर सकते हो। इससे पहले भी शर्त है 50 अनुमोदक 50 समर्थक भी होने आपके पास आवश्यक है। उसके बाद एक बात करते हैं हम, राष्ट्रपति पद के लिए आपको इसका उल्लेख कहां पर है योग्यताओं का? तो ये हम देखते हैं, इसका उल्लेख मिलता है आपके अनुच्छेद 58। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का वर्णन देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति पद की शर्तें। अब कौन कौन सी शर्तें हैं जो राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है, हम यही देख लेते हैं। पद के लिए शर्तें। ठीक, अब राष्ट्रपति पद के लिए आपको कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी है, अब वो शर्तें देखते हैं। तो पहली शर्त आती है कि अगर आप राष्ट्रपति बनने जा रहे हो तो आप संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं रह सकते। अगर आप राज्य विधानमंडल या संसद के सदस्य हैं तो पद धारण करने के बाद साथ ही आप वहां से क्या हो जाओगे? पद मुक्त हो जाओगे। तो पहली शर्त है राष्ट्रपति
बनने वाला व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। पहली शर्त है, अगर आप राष्ट्रपति बन रहे हो तो आप संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर है तो राष्ट्रपति बनते ही आपका पद रिक्त हो जाएगा। कहां से? राज्य विधानमंडल से। उसके बाद दूसरी शर्त आती है, कोई लाभ का पद धारण न हो। आप सोच रहे हो आप सरकारी नौकरी भी करोगे, बड़े बड़े लाभ के पदों को धारण करके आप राष्ट्रपति बनोगे, तो भारत में ऐसा संभव नहीं है। आपको राष्ट्रपति बनने के लिए आपके सभी लाभ के पद छोड़ने पड़ेंगे। लाभ के पद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये पद, मंत्री हो गए, ये लाभ के पद में नहीं आते। यानी आप राष्ट्रपति बन रहे हो ना, जब आप चुनाव लड़ रहे हो तब आप उसमें हो सकते हो, लेकिन राष्ट्रपति बनने के साथ आपको वह पद छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले आप इसके अलावा किसी भी लाभ के पद को नहीं, आपने फॉर्म भरा है तो सारे के सारे लाभ के पद छोड़कर ही आप राष्ट्रपति के लिए नामांकन कर सकते हो। उसके बाद आता है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान बिना किराए दिए शासकीय आवास मिलता है, वेतन भत्ते मिलते हैं और उपलब्धियां मिलती है। अगली शर्त क्या है? राष्ट्रपति बिना किराया दिए शासकीय आवासों का उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो अगली शर्त ये हो गई। उसके बाद अगला होता है, राष्ट्रपति को उपलब्धियां और भत्ते पदावधि के दौरान नहीं कम होंगे। जो उसको उपलब्धियां मिलती हैं, जो उसको भत्ते मिलते हैं, उसके कार्यकाल के दौरान वह कम नहीं हो सकते। तो चौथी बात आएगी, पदावधि के दौरान उपलब्धियां व भत्ते कम नहीं होंगे। ठीक है, और उसके बाद एक शर्त अपन और रख लेते हैं, राष्ट्रपति की जो वेतन होती है वह संचित निधि पर भारित होती है। किस पर होती है? संचित निधि पर भारित। वेतन भारत की संचित निधि पर भारित। और ये कितनी होती है? तो ये वेतन होता है, वर्तमान में राष्ट्रपति के 5 लाख रुपए वेतन दिया जाता है। इस प्रकार से हमने देखी राष्ट्रपति की 5 शर्तें कौन सी। पहली शर्त हमने देखी, राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, बिना किराए दिए शासकीय आवासों का उपयोग कर सकता है, उसके पद की अवधि के दौरान, कार्यकाल के दौरान उपलब्धियों और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता, और उसके बाद उसके जो वेतन भत्ते होते हैं वह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, और वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए राष्ट्रपति को दिया जाता है। उसके बाद अगला आता है राष्ट्रपति के लिए शपथ प्रतिज्ञान। अगला अपने हेडिंग है शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ या प्रतिज्ञान। इससे पहले एक बात रह गई है, इसमें जो ये शर्तों का उल्लेख है, इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 59 में। राष्ट्रपति पद की शर्तों का उल्लेख अनुच्छेद 59 में मिलता है। अब हम वापस देखते हैं राष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञान।
अब देखिए, राष्ट्रपति के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है और राष्ट्रपति किस चीज की शपथ लेता है। तो सबसे पहले भारत के संविधान की जो तीसरी अनुसूची है वहां पर विभिन्न पदाधिकारियों की शपथों का प्रावधान है कि जो पदाधिकारी नियुक्त होता है उनको वहां से शपथ लेनी होती है। लेकिन भारत में 3 ऐसे पद हैं जिनकी शपथ का उल्लेख वहां ना होकर अनुसूची 3 में ना होकर अलग अलग है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ये 3 ऐसे पद हैं जिनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख, राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख ये मिलता है आपको अनुच्छेद 60 में। कहाँ मिलता है आपको, अनुच्छेद 60 के अंदर राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख किया गया। अब उसके बाद आता है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है। शपथ दिलाने की बात आती है तो राष्ट्रपति पद की शपथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के या तो मुख्य न्यायाधीश अगर वो पद पर है, और अगर मुख्य न्यायाधीश पद पर नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाता कौन है, तो शपथ सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में, उसकी अनुपस्थिति में, उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर वह पद पर नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब आता है राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है, राष्ट्रपति केवल अपने पद की शपथ लेता है, गोपनीयता की शपथ मंत्रियों की भांति नहीं लेता। तो ये क्या करता है, केवल पद की शपथ, केवल पद की शपथ यह मंत्रियों की भांति, यह मंत्रियों की भांति गोपनीयता की शपथ नहीं लेता, गोपनीयता की शपथ नहीं लेता। तो राष्ट्रपति केवल किसकी शपथ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है भारत का राष्ट्रपति केवल पद की शपथ लेता है। किसकी शपथ लेता है, केवल और केवल पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है, गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति नहीं लेता। उसके बाद राष्ट्रपति और क्या शपथ लेता है, तो संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेगा, और साथ में भारत की जनता की सेवा और कल्याण की शपथ लेता है। ठीक है, ये क्या शपथ में लेता क्या है, तो राष्ट्रपति संविधान व विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण तथा जनता की सेवा व कल्याण करने की शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति कौन कौन सी शपथें लेता है, तो आप देखोगे राष्ट्रपति अपनी शपथ के दौरान एक तो संविधान का क्या करता है, एक तो संविधान और विधि के
परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की, साथ ही भारत की जनता की सेवा और कल्याण करने की शपथ लेता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति के शपथ के बारे में आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।